चलो जी, पेज नंबर 4.45, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 59 देखते हैं, क्लास के बाद देखते हैं। सेक्शन 59 रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब चीजें करेक्ट करनी है। कंपनी की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर रजिस्टर को अप टू डेट रखे, उसमें कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिसका नाम लिखा हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे, शेयर होल्डर मान लेंगे, और जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है उसको हम मेंबर नहीं मानेंगे, चाहे रियल में वो मेंबर ही हो। ठीक है जी। It is the duty of the company to keep the register up to date so as to give at all time the accurate and correct position as to particulars of shareholding. कंपनी की ड्यूटी है up to date रखे इस रजिस्टर को, because if a person name appear, अगर किसी का नाम आ रहा है तो हम उसको शेयर होल्डर या मेंबर मान लेंगे, चाहे रियल में वो मेंबर या शेयर होल्डर ना हो, और इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा। सेक्शन 59 इंटरेस्ट राइट टू अपील विद एग्रीव पर्सन। एग्रीव पर्सन मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो कहाँ जा सकता है, एनसीएलटी के पास जा सकता है, उसके बाद अपील का ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम वेस्टिंग पावर इन ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है जी। अपील बाय, जैसे मेरा नाम होना चाहिए था, मेरा नाम नहीं है, या फिर मेरा नाम नहीं होना चाहिए था, मेरा नाम जबरदस्ती डाला हुआ है, तो मैं क्या हो गया, एग्रीव पर्सन। अपील बाय एग्रीव पर्सन। एन एग्रीव पर्सन मेंबर ऑफ अ कंपनी और कंपनी मे अपील टू ट्रिब्यूनल और टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया स्पेसिफाइड बाय द सीजी। ये कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन से केस में आ जाएगा, आउटसाइड इंडिया वाला। अगर फॉरेन रजिस्टर के अंदर कोई गलत एंट्री हो रही है तो क्या आप इंडिया में अपील फाइल करोगे, नहीं जी, वो बंदा ही कहाँ का है, बाहर का है, तो वहाँ कहाँ अपील फाइल करेगा, इंडिया के बाहर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन मेंबर और डिवेंचर होल्डर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर विदाउट सफिशिएंट कॉज। बिना किसी रीजन के क्या कर दिया गया है, द नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड, उसका नाम डाल दिया गया है। द नेम ऑफ एनी पर्सन इज ओमिटेड, उसका नाम नहीं डाला गया है, रियल में उसका नाम डलना चाहिए था। If a default is made or unnecessary delay take place in entering in the register, या शेयर ट्रांसफर में या किसी चीज में आप डिले कर रहे हो। The fact of any person having become or ceased to be a member, जिससे कोई बंदा मेंबर बन रहा है या कोई बंदा मेंबर सीज कर रहा है, या तो किसी का नाम जबरदस्ती डाल दिया है, या किसी का नाम छोड़ दिया आपने डालना था, या फिर आप किसी की एंट्री करने में अननेसेसरी डिले कर रहे हो। ठीक है जी। अभी जो वर्ड अननेसेसरी डिले है ये क्या है, द वर्ड अननेसेसरी डिले हैव नॉट बीन डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड देयरफॉर इट बिकम अ क्वेश्चन ऑफ एविडेंस टू बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस। हर केस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये अननेसेसरी डिले कितना डिले है। अ फेलर टू रजिस्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए कितना टाइम था, 1 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन, तो अगर 1 महीने में नहीं कर रहे हो तो ये क्या है जी, अननेसेसरी डिले है। ठीक है जी। विच वॉज कॉन्ट्रारी टू द लिस्टिंग एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी एन अनरीजनेबल डिले, इसको हम क्या मानेंगे, अनरीजनेबल डिले मानेंगे। एवरी शेयर होल्डर हैज अ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या हर शेयर होल्डर का कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन करने के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। जैसे मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है जी, मेरे नाम में कोई गलती नहीं है, मेरा नाम सही डला हुआ है एकदम, लेकिन किसी और का नाम जबरदस्ती डाल दिया गया है, क्या मैं इसे ठीक करवा सकता हूँ, मैं मेंबर हूँ, क्या मेरा नाम गलत है, नहीं, लेकिन क्या मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट है या नहीं है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर ढंग से मेंटेन करे, बिल्कुल, तो मैं भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। Every shareholder has an interest in the proper maintenance of the company's register of member. Any member can make an application. Word को underline कर लो, any member without showing any injury. मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई इंजरी हो रही है, फिर भी मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। और prejudice to him. Personal grievance is not necessary for locus standi. Locus standi का क्या मतलब होता है, लैटिन टर्म है, इसके ऊपर लिख लो to appear in the court. No interest is required to appear in the कोर्ट, या अपील फाइल करने के लिए कोई पर्सनल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो पर्सनल ग्रीवेंस की जरूरत नहीं है किसके लिए, कि आप अपील फाइल करो। एज अ शेयर होल्डर मेरे पास इतनी पावर है कि मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि कंपनी का रजिस्टर ढंग से मेंटेन होना चाहिए, चाहे मेरे साथ कोई गलती हो रही हो या नहीं हो रही हो, जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो किसी भी बंदे का नाम अगर गलत एंटर कर दिया गया है, किसी का नाम छोड़ दिया गया है, या किसी के नाम के अंदर अननेसेसरी डिले हो रहा है, वो कहाँ जा सकता है, ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है रजिस्टर को रेक्टिफाई करवाने के लिए। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल का क्या ऑर्डर आएगा, ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज टू द अपील आइदर डिसमिस द अपील, या तो डिसमिस कर देगी, और बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। क्या ऑर्डर दे सकता है कि 10 दिन के अंदर ट्रांसफर ट्रांसमिशन रजिस्टर करो, और डायरेक्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी और द रजिस्टर, एंड इन द लेटर केस डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस इफ एनी सस्टेन्ड बाय द पार्टी एग्रीड। अगर आपके डीमेट में शेयर है तो डिपॉजिटरी को ऑर्डर दे सकता है कि रेक्टिफिकेशन करो, या कंपनी को बोल सकता है कि रजिस्टर को ठीक करो, और जब रजिस्टर को ठीक करने के लिए बोलेगा कंपनी को, साथ में डैमेजेस भी लगा सकता है।
कोई दिक्कत? ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा कि 10 दिन के अंदर ट्रांसफर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करो, या कोई और भी रेक्टिफिकेशन है तो वो रेक्टिफिकेशन भी कर दो, चाहे डिपॉजिटरी के साथ करवाओ, चाहे कंपनी अपने रजिस्टर में करे, और इसके साथ में डैमेजेस का भी ऑर्डर आ सकता है। ठीक है जी। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इन द लेटर केस, ये लेटर क्या है? रजिस्टर वाला। रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा? कंपनी। तो कंपनी के डैमेजेस पे करने के लिए कह सकता है, डिपॉजिटरी को डैमेजेस पे करने के लिए नहीं कह सकता है। क्लियर है जी यहाँ तक? एग्जाम्पल 18 पढ़ लो फटाफट। 17 आपके में पढ़ लिया? क्लियर है जी यहाँ तक? एग्जाम्पल हो गया सबका? राइट ऑफ होल्डर इज प्रोटेक्टेड। राइट ऑफ होल्डर, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज। जिसके पास भी सिक्योरिटी है उसके पास राइट है, वो क्या कर सकता है? सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकता है। फर्दर एनी पर्सन एक्वायरिंग सच सिक्योरिटीज शैल बी इंटाइटल्ड टू बी वोटिंग राइट। और जिसने सिक्योरिटीज खरीदी है उसको क्या मिल जाएगा? वोटिंग राइट भी मिल जाएगा, अनलेस द वोटिंग राइट हैव बीन सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर से सस्पेंड कर रखे हैं तो बात अलग है, वरना जब भी एक होल्डर अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेगा तो सामने वाली पार्टी को वोटिंग राइट मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो जी, ये यहाँ पे क्यों डाला गया है? किसी को ये बात समझ आई? ये सबसेक्शन 3 में क्यों डाला गया? ये तो जनरल सी बात है ना वैसे तो, राइट ऑफ होल्डर इज प्रोटेक्टेड। हाँ, इसको लाइट में क्या लाना है? यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने सस्पेंड कर दियो और कुछ? यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं सेक्शन के अंदर? सेक्शन की हेडिंग है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसका सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो उससे होगी ना रेक्टिफिकेशन वाले पॉइंट से, तभी यहाँ पे डाला गया है। सबसेक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। तो सबसेक्शन 3 क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी तो है ना, मेरा नाम नहीं डला हुआ लेकिन मैं हूं सच में ओनर, तो क्या मैं इनको ट्रांसफर करूंगा? नहीं करूंगा, मेरे पास ट्रांसफर का राइट है, और जिसको ट्रांसफर करूंगा ना उसे वोटिंग राइट भी मिलेंगे जी। ठीक है जी, चाहे मेरे नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डला हो या ना डला हो, अगर मैं होल्डर हूं रियल में तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, इसलिए यहाँ पे डाला है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कंट्रावीन सर्टेन एक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। Tribunal may on application made by the depository participant, company, holder of securities or SEBI, direct any company or depository to set the right, the contravention and rectified register or record concerned where the transfer of securities in contravention of any of the provision of। ट्रिब्यूनल के पास एक पावर और है कि अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कंपनी या फिर सेबी या फिर शेयर होल्डर या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर ट्रिब्यूनल के पास जाके बोले कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ना ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, या ये सेबी के अगेंस्ट है, या ये SCRA के अगेंस्ट है, या किसी भी लॉ के अगेंस्ट है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि इस ट्रांसफर को क्या करो? रेक्टिफाई करो। समझ आई जी बात? रेक्ट टू एंड रेक्टिफाइड रजिस्टर रिकॉर्ड कंसर्न वेयर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन। अंडरलाइन कर लो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये किसकी बात कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है जो किसके अगेंस्ट में है? SCRA के अगेंस्ट, सेबी के अगेंस्ट, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट, या किसी भी लॉ के अगेंस्ट, तो कोई भी शेयर होल्डर जाके किसको? ट्रिब्यूनल को बोल सकता है कि इस ट्रांसफर को क्या करो? सेट असाइड करो जी। ठीक है जी, और रजिस्टर को क्या करो? रेक्टिफाई करो। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये टॉपिक खत्म हो गया है, थोड़ा बोरिंग सा था ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन, लेकिन इसमें जो टाइमलाइंस है वो इंपॉर्टेंट है, तो टाइमलाइंस आपको याद करनी है। अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 60। ठीक है जी, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? राइट इशू पढ़ेंगे, बोनस इशू पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, बायबैक पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कैपिटल को ऑल्टर किया जा सकता है। देखो, जब रिडक्शन का एक अलग सेक्शन दे दिया है, रिडक्शन के लिए आप नीचे चार्ट में देख रहे हो सेक्शन 66 लिख दिया है। ठीक है जी, और सेक्शन 61 क्या है? ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर करना, वर्ड चेंज करना। तो क्या चेंज में बढ़ाना घटाना दोनों आते हैं या नहीं आते हैं? चेंज में बढ़ाना भी आता है, चेंज में कम करना भी आता है, लेकिन कम करने के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है, तो ये वाला कम करने पे नहीं लगेगा। कम करने के लिए सेक्शन 66 है, बाकी सबके लिए सेक्शन 61 है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सेक्शन 61 किसके लिए? ऑल्टर करने के लिए, लेकिन ऑल्टर में यहाँ पे कम वाला काम नहीं होगा। रिडक्शन का है सेक्शन 66 के अंदर। चलो जी पढ़ते हैं। ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल बता रही है। सबसे पहले ये कौन सी कैपिटल होती है? जो मैक्सिमम अमाउंट होता है, और जो कहाँ लिखी रहती है? मेमोरेंडम के अंदर लिखी रहती है। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जितनी हमने मंगवा ली पब्लिक से। और कुछ? कंपनी मंगवाती है। ऑथराइज के बाद कौन सी कैपिटल आती है?
इशूड, इशूड के बाद क्या आती है? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद क्या आती है? कॉल्ड अप। ठीक है जी। तो कॉल्ड अप कैपिटल इज सेड दैट द टर्म कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जिसको पेमेंट के लिए कॉल किया गया है। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल, सेक्शन 61। ऑल्टर की बात करेंगे यहाँ पे। अ लिमिटेड कंपनी विद अ शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल वाली ही कैपिटल ऑल्टर करेगी, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है वो ऑल्टर ही क्या करेगी? कैन ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ इट्स एमओए। कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं? ऑथोराइज की, क्योंकि एमओए में कौन सी लिखी रहती है? ऑथोराइज लिखी रहती है। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, जो नीचे तरीके दिए गए हैं इस हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अथॉरिटी टू ऑल्टर इज गिवन बाय द आर्टिकल्स, अथॉरिटी कहाँ लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल्स में। पहली कंडीशन ये हो गई, अगर आपको अपनी कैपिटल ऑल्टर करनी है तो आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं है तो पहले आर्टिकल्स को अमेंड करो, उसमें पावर डालो, उसके बाद कैपिटल को ऑल्टर करो। समझ आइएगा नहीं? सबसे पहली लाइन क्या है? आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। आर्टिकल्स में क्या लिखा रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होने चाहिए। अब सबसे पहला पॉइंट, इट में इंक्रीज इट्स ऑथराइज कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीडिएंट, जितना कंपनी को लगेगा उतने से ऑथराइज कैपिटल को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। अब बढ़ाने के लिए प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है? सेक्शन 61 वाला, ऑल्ट्रेशन वाला। कॉन्सोलिडेट एंड डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ इट शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट, मतलब फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कॉन्सोलिडेट करने का मतलब इकट्ठा करा और फिर उसे वापस डिवाइड किया, कितने के अंदर? लार्जर अमाउंट में। 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी, आप कितने की कर दी? 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू कर दी। तो क्या लार्जर अमाउंट हो गए? नहीं हो गए? इसको भी क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या एमओए क्लॉज चेंज होगा? नहीं होगा? एमओए में शेयर कैपिटल कैसे लिखी हुई रहती है? कितने शेयर है, कितने नॉमिनल वैल्यू है। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑल्ट्रेशन का पार्ट हो गया जी, एमओए ऑल्टर होगा। तीसरा, कन्वर्ट ऑल एंड एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा इनटू एनी डिनोमिनेशन। अगर आप क्या कर रहे हो? शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, दोनों के अंदर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल है। मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होगा जी इस केस में, क्योंकि एमओए में चेंज नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स सिक्योरिटी, ये शायद लिस्टेड कंपनी कर सकती है, स्टॉक को पूरा शेयर्स में चेंज शेयर्स पीछे पड़ा था ना? कहाँ पड़ा था? सबसे पहले पेज पे, जहाँ पे स्टॉक और शेयर्स का पेज नंबर बताओ, पेज नंबर। पेज नंबर 4.5, लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो इसमें लिमिटेड कंपनी कहाँ लिखा हुआ है? 4.5 पे इफ अ कंपनी, हाँ, स्टूडेंट आर एडवाइज टू टेक नोट इससे जस्ट ऊपर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61। हाँ, तो ये जो लिमिटेड a limited company having a share capital to convert all or any of fully share into stock and reconvert the stock into fully paid up share of any denomination। सेम बात कह रहे हैं, हाँ है ना? बट मैं ये पूछ रही हूँ कि जो लिमिटेड कंपनी है, हाँ, इसको हम लिस्टेड नहीं पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे हम इसे लिस्टेड? शायद आपने बताया था कि इसको जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लिस्टेड हो। लिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड बाय लाइबिलिटी या लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड होनी चाहिए, जिसकी शेयर कैपिटल है वो अपने शेयर्स को स्टॉक में कर सकती है, स्टॉक को शेयर्स में कर सकती है। ठीक है जी। गारंटी कंपनी तो शेयर कैपिटल होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हमने जब वो पढ़े थे मॉडल फॉर्म्स ऑफ एमओए, टेबल ए बी सी डी ई एफ, उसमें पढ़ा था गारंटी कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो होती है तभी दिया हुआ है वो। ठीक है जी। तो स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी क्या मानेंगे? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सब डिवाइड द होल और एनी ऑफ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। अब क्या कह रहा है ये? 100 रुपए था पहले नॉमिनल, हाँ, अब 10 रुपए कर दिया। ठीक है जी। ऊपर क्या कर रहा था? 10-10 वालों को 100 कर दिया था, अब 100 वालों को 10 कर दिया है। The proportion between the amount paid up and unpaid, if any, on each reduced share shall be the same as it was in the case of share from which the reduced share is derived। सही बात लिखी हुई है कि प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए, किसका? पेड अप अमाउंट का। 100 रुपए पे 80 रुपए दे रखे थे आपने, कितने दे रखे थे? आपके पास एक शेयर है 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू का है, जिसपे आपने 80 रुपए पेड अप कर रखे हैं। कंपनी इन 100 शेयर वालों को अब 10-10 रुपए का ईच कर रही है, तो आपके पास कितने शेयर आ जाएंगे? 10 शेयर आ जाएंगे। समझ आई कहानी? 100 रुपए का एक शेयर था आपके पास, जिसपे पेड अप कितना अमाउंट है? 80। अब कंपनी 100 रुपए वाले को तोड़ रही है, कितने का बना रही है? 10 रुपए का। तो 10-10 के 10 आ जाएंगे। इस पे पेड अप अमाउंट कितना रहेगा? 8 रहेगा, प्रपोर्शन में वो हो जाएगा। ठीक है जी, वो चेंज नहीं होना चाहिए।
आगे कैंसिल दो शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन अप एंड रिड्यूस इट्स कैपिटल अकॉर्डिंगली। कैंसिल दो शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन अप एंड रिड्यूस इट्स कैपिटल अकॉर्डिंगली, ये क्या कहना चाह रहे हैं? कंपनी ने शेयर्स इशू करे, मान लो राइट इशू से इशू करे, इशूड कैपिटल आई हमारी, इतने इशू करे हैं, उसमें से लोगों ने आधे ही लिए, आधे बचे हुए क्या करे कंपनी ने? कैंसिल कर दिए। क्या इशूड कम हुई या नहीं हुई? क्या यहाँ पे ऑथोराइज में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट में खाली इशूड कैपिटल में चेंज आ रहा है और इसको रिडक्शन नहीं मानेंगे। क्या कैपिटल रिड्यूस हो रही है? नहीं जी, रिड्यूस नहीं हो रही है। जो शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करे उनको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ये काम कंपनी कर सकती है सेक्शन 61। क्या देखो, इशूड कैपिटल रिड्यूस होगी इससे, लेकिन इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं मानेंगे। इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस इट्स कैपिटल अकॉर्डिंगली। इशूड कैपिटल मान लो मैंने 1 लाख इशू करी, लोगों ने 50,000 ही लिए, तो मैं 50,000 क्या कर सकता हूँ? कैंसिल कर सकता हूँ। इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं मानेंगे जी। क्लियर है यहाँ तक? रिडक्शन ऑफ कैपिटल जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां समझ आएगा वो ये चीज नहीं है। देखो वैसे इंग्लिश टू हिंदी करें तो दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे इशूड कैपिटल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इशूड। वहां पे किसकी बात करेंगे? पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इनकी बात करेंगे। नोट एनी ऑफ द अबव, एक बार एग्जांपल देख लो, एग्जांपल 19, अ शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100, सेम ये जो मैंने बताया था। एनी ऑफ द अबव थिंग कैन बी डन बाय द कंपनी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। अगर आपको ऊपर वाले ए टू ई कुछ भी करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। जब भी खाली वर्ड रेजोल्यूशन लिखा हुआ है तो उसको क्या मानते हैं हम? ऑर्डिनरी। स्पेशल के लिए स्पेसिफिकली लिखा जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सेक्शन 61 के अंदर रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए? ऑर्डिनरी। और साथ में और क्या चाहिए? आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन पावर होनी चाहिए। ए टू ई के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? ऑल्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है? सबसे ऊपर से शुरू करो ना, सबसे नीचे से पकड़ लिया डायरेक्ट। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना, और कंसोलिडेट, कंसोलिडेट को डिवाइड कर दिया या सब डिवीजन हो गया, और शेयर को स्टॉक, स्टॉक को शेयर। कैंसिलेशन, किसकी कैंसिलेशन? जो इशूड थे, जो सब्सक्राइब नहीं हुई है उनको कैंसिल करेंगे। ठीक है जी। अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल रिक्वायर्स, देखो एनसीएलटी का अप्रूवल भी चाहिए। अगर एनसीएलटी का अप्रूवल हर केस में चाहिए लगने हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई ऑल्टर नहीं कर पाएगा। अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर ओनली इन द केस वेयर इन कंसोलिडेशन एंड डिवीजन। कहां पे चाहिए हमें? कंसोलिडेशन डिवीजन। लेकिन उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है रिजल्ट इन चेंजिंग इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर। वो भी कब चाहिए? डीवीआर के केस में नहीं, नहीं। आप कंसोलिडेशन या डिवीजन कर रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वोटिंग पावर चेंज हो जा रही है, वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जा रही है। उस केस में हमें ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। अगर नॉर्मल कंसोलिडेशन डिवीजन करूं, नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंसोलिडेशन और डिवीजन के अंदर वोटिंग पावर चेंज होगी कैसे? नहीं, तो हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे डीवीआर इशू नहीं करेंगे उनकी जगह कभी भी। क्या नॉर्मल इक्विटी शेयर डीवीआर में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या डीवीआर नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। डीवीआर में पहली लाइन लिखी हुई थी कन्वर्जन अलाउड नहीं है, नए शेयर इशू करोगे डीवीआर के लिए। हाँ जी, तो ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? वो पॉइंट बता रहा है डिसेंटिंग, वो कंसोलिडेट ना करे। नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं है जी। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, शेयर्स कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है। हाँ, 100 रुपए का एक शेयर था। खुशबू बता रही है, पहले वो लिख लेते हैं। एक शेयर 100 रुपए का। थोड़ा एग्जाम्पल को बड़ा करना पड़ेगा ताकि वोटिंग राइट भी तो पता लगे साथ में। अरे इसको नहीं, मतलब पहले हमें टोटल कैपिटल नहीं लेनी पड़ेगी कंपनी की। चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1000 रुपए की कंपनी के 1000 शेयर्स है कंपनी के पास। कितने शेयर्स हैं? मानेंगे फुल्ली पेड है, मतलब सबने पूरे पूरे पैसे दे रखे हैं। 3 शेयर होल्डर ले लेता हूं, ए बी सी। और जैसे आप कह रहे हो 1 शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का ना। एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 1000 शेयर्स इंटू 10, क्योंकि 1000 शेयर लिखे ना मैंने ऊपर, तो टोटल 10,000 की कैपिटल है। इनकी कैपिटल कितनी है? 10,000 की।
कैपिटल क्या हुआ, डॉट डॉट बनाया तो जीरो तो बड़ा बनाया ना। ये लो जी 1000 शेयर्स 10 ईच, कैपिटल हो गई 10,000 रुपए की। अब 1000 शेयर को बांटना है 3 जनों में, बांट देते हैं। चलो ए के पास है 500, बी के पास है 300, डी के पास है 200। 1000 शेयर हो गए पूरे, इनटू में 10 ईच। आगे लिख देता हूं वोटिंग पावर। कितनी वोटिंग पावर होगी, ए के पास कितनी होगी 50%। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, बी के पास 30%, सी के पास 20%। अब मैंने कर दिया जी 10 है ना, कॉन्सोलिडेशन कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्सोलिडेशन। मैंने 10 वाले शेयर को कितने का बना दिया, 100 रुपए का बना दिया। कितने का बना दिया, 100 रुपए का। इसके पास कितने शेयर रह गए 50, इसके पास कितने रह गए 30, इसके पास कितने रह गए 20। पहले था एट द रेट ₹10, अब कितना है एट द रेट ₹100। वोटिंग पावर आफ्टर कंसोलिडेशन, वोटिंग पावर आफ्टर कंसोलिडेशन कितनी है जी 50, 30, 20। क्या वोटिंग पावर में कोई चेंज आया, क्या यहां तक सबको समझ आई पहले कहानी। पहले शेयर थे 500 एट द रेट 10, 300 एट द रेट 10, 200 एट द रेट 10। वोटिंग पावर थी 50, 30, 20। फिर हमने कर दिया 50 इंटू 100, 30 इंटू 100, 20 इंटू 100। क्या कंसोलिडेशन हो गया, नहीं हो गया। क्या वोटिंग पावर में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही अगर इस एग्जाम्पल को चेंज करिए, डिवीजन भी कर सकते हैं। क्या वोटिंग पावर में कोई चेंज आएगा। तो ये लिखा हुआ क्यों है कि वोटिंग पावर में चेंज आएगा तो एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लिखा है तो कोई तो कहानी होगी जरूर, कोई तो कहानी होगी जरूर। अब वो कहानी क्या है, लगाओ लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर डालो। वोटिंग पावर को चेंज करना है आपको और कंसोलिडेशन करके। पेड अप कम है, कॉल्ड अप का तो लेना देना क्या है। पेड अप से पकड़ते हैं ना, पेड अप को पकड़ो ना, कॉल्ड अप को क्यों पकड़ना है। वोटिंग पावर पेड अप के हिसाब से मिलती है। यहाँ पे मैंने बोला फुली पेड है। अगर आप कह रहे हो कि पेड अप नहीं है फुली, तो भाई वो प्रोपोर्शनेटली तो होता है। हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा, या डिवीजन हो रहा है तो भी प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा। 100 रुपए का एक शेयर जिसपे 80 रुपए थे पेड अप, तो 10 रुपए के 10 करे तो उनपे कितना पेड अप है, 8-8 रुपए पेड अप है। उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखो चेंज कब आता है, जब किस्सा बन जाता है फ्रैक्शनल शेयर का। किसका किस्सा बन जाता है, मैं बोल रही थी ना डाइसेंटिंग वाले शेयर्स जो होते हैं जो नहीं डाइसेंटिंग की डिसेंटिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, 50% से अप्रूवल भी आ गया है। क्या इसके अंदर डेसिमल नहीं आ सकता कभी बीच में, आ सकता है ना डेसिमल। मान लो किसी शेयर होल्डर के पास शेयर्स है जिसकी वजह से फ्रैक्शनल शेयर आ गया पॉइंट के अंदर कुछ भी, अब वो फ्रैक्शनल शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती, कर सकती है फ्रैक्शनल शेयर इशू, 10 की जगह 9 नौ लिख दो, कुछ भी बांट दिया। जैसे ही बांट दिया, अब ये मान लो कि ये कैसे चला गया, फ्रैक्शनल में चला गया। जैसे ही फ्रैक्शनल में गया, वो जो फ्रैक्शनल वाला अमाउंट है उसका क्या होगा, कैश दे कंपनी उसे पे बैक कर देगी। क्या जब उस शेयर होल्डर का कुछ हिस्सा कंपनी उसे पे बैक कर देगी, बाकी शेयर होल्डर की वोटिंग पावर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर लिख लो, जब भी फ्रैक्शनल शेयर आ जाएंगे कंसोलिडेशन डिवीजन के अंदर, उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शनल शेयर आएंगे, कंपनी को वो शेयर क्या करने पड़ेंगे, रीपे करने पड़ेंगे। वो शेयर खत्म हो जाएंगे, बाकी शेयर होल्डर की वोटिंग पावर बढ़ जाएगी। चाहे कुछ भी बढ़े, डेसिमल्स में बढ़े चाहे, लेकिन बढ़ जाएगी जी। पॉइंट 1 बढ़ गई, वोटिंग पावर चेंज 1 हो गई, वोटिंग पावर चेंज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे ही वोटिंग पावर चेंज हुई, वैसे ही क्या करना पड़ेगा, एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। विद इन 30 days ऑफ ऑल्ट्रेशन, जैसे ही ऑल्ट्रेशन हो जाए, a notice must be given in form SS7 to the registrar who will record the same and make necessary alteration in the company's memorandum। क्या करना है जी, एक फॉर्म फाइल करना है, कौन सा, SH7। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस हो, SH7। दिक्कत कोई, इसका ऑल्टरेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया, सबसे पहले तो आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, एनसीएलटी का अप्रूवल आ जाता है अगर वोटिंग पावर चेंज हो रही हो कंसोलिडेशन या डिवीजन की वजह से। और वो कब होता है, जब फ्रैक्शनल शेयर्स रोल में आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी फ्रैक्शनल शेयर्स इशू नहीं कर सकती, उनको पे बैक करना पड़ता है। तो वोटिंग पावर चेंज होती है, एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। और लास्ट में 30 दिन के अंदर क्या करना है जी, SS7 फाइल कर देना है। 30 दिन कहां से,
कि नोटिस भी है। क्या आएगा नोटिस? जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ, कंपनी की तरफ से अप्रूवल हो गया नहीं हो गया, कंपनी ने ऑल्टर कर दी, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या फाइल करना है? SS7 फाइल उस करना है। दिन से नहीं होगा जिस दिन से एनसीएलटी ने बोला है। देखो एनसीएलटी तो किस केस में आ रही है? फ्रैक्शनल शेयर्स के केसेस में आ रही है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नॉर्मल अगर हम पढ़ रहे हैं तो 30 डेज फ्रॉम द जनरल मीटिंग। Further, a subsection 2 provide that cancellation of shares shall not be deemed to be a reduction of share capital. Mind it, reduction of capital covered under section 66. जो हमने पीछे कैंसिल करे थे, वो कौन से शेयर कैंसिल करे थे? इशूड वाले। उसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल में कवर्ड नहीं करना है, उसको ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में ही रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेक्शन 62। इन्होंने दो ही चीजें लिखी हैं, यहाँ राइट इशू लिखा है, एक लिखा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यहाँ पे ईसॉप बी होता है। क्या होता है यहाँ पे? ईसॉप बी होता है। ईसॉप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है जी, सेक्शन 62 पढ़ते हैं। फर्दर का मतलब और आगे एक बार इशू कर दी ये, हाँ सबसे पहले वाली इशू नहीं है, बाद वाली है ये। राइट इशू इन्वॉल्व, सबसे पहले राइट इशू के बारे में बता रहे हैं। प्रीएम्प्टिव सब्सक्रिप्शन राइट। प्रीएम्प्टिव का मतलब पहले ही डिसाइडेड राइट है कि पहले राइट इशू में किसको राइट मिलेगा। राइट का मतलब ही क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू कर रहे हैं। किसको इशू कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उनको राइट दे रहे हैं कि आप और शेयर्स खरीद लो जी। टू बाय एडिशनल सिक्योरिटीज इन अ कंपनी ऑफर टू द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर। किसको इशू करा जा रहा है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को। इट इज अ नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा वे टू रेज कैपिटल। मतलब बड़े बड़े वर्ड लिख दिए, नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा वे टू रेज कैपिटल। राइट इशू पहले होता क्या है? राइट इशू का मतलब शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, लेकिन किसको इशू कर रही है? ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको इशू कर रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो शेयर होल्डर है उसे ही राइट मिलेगा खरीदने का। इसको बोला इन्होंने नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा वे टू रेज कैपिटल। मतलब प्रो राटा का कांसेप्ट नहीं है ना, क्योंकि जितने शेयर्स हमने राइट इशू के लिए दिए उतने तो शेयर होल्डर हमारे पास ऑलरेडी है। प्रो राटा का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नहीं है ना? इसमें प्रो राटा का कॉन्सेप्ट है। राइट इशू में राइट कितना मिलता है आपको? आप मान लो शेयर होल्डर हो, कंपनी में कितने शेयर हैं? 30 शेयर। 30 शेयर है, 10 10 10। इनको कितना राइट मिलेगा? कंपनी नए शेयर लेके आ रही है, कितने? 60। कितने शेयर ला रही है? 60 शेयर्स और ला रही है, इशू करना चाह रही है। आपके पास ऑलरेडी 10 हैं, 10 हैं, 10 है। तीन ही शेयर होल्डर है कंपनी के बीच पास। कौन? आप तीनों। शेयर्स कितने कितने हैं? 10 10 10। आप पीछे वाले कौन हो? जनरल पब्लिक। ठीक है जी। अब कंपनी 60 शेयर्स इशू करना चाहती है वाया राइट इशू। कैसे इशू करना चाह रही है? राइट इशू से। किसको ऑफर मिलेगा? खाली आप तीनों को। अब नए शेयर्स आ कितने रहे हैं? 60 ओनली। चलो कितना ही मान लो, 60,000 जो मर्जी। कितने मिले आप आपको? डिपेंड करेगा ना किस पे? किस पे? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कितनी है आपकी? बिल्कुल, इसी को तो बोलते हैं प्रो राटा। इनको कितना मिलेगा? 1:1। तो अगर 60 शेयर हैं तो 20 20 20 यही मिलेगा ना। तो इसी को बोलते हैं प्रो राटा। जितने शेयर है उसी की वजह से, उसी के हिसाब से आपको राइट मिल जाएगा। नॉन डाइल्यूटिव क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग। नॉन अच्छा ऊपर वाला आगे वाला पता था। नॉन डाइल्यूटिव का मतलब क्या है? इसकी वजह से शेयर होल्डिंग की वोटिंग राइट डाइल्यूट नहीं होगी। राइट इशू की वजह से इनके वोटिंग राइट डाइल्यूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहले इनके पास कितने राइट थे वोटिंग में? परसेंटेज में बोलो तो 33%, 33%, 33% यही थे। अब नए शेयर्स कितने आ गए इनके पास? 30 30 30। क्या रेशियो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। क्या कोई डाइल्यूशन हुआ? एक्सेप्ट नहीं किया राइट इशू। तब हो जाएगा, तब हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन राइट इशू का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यही चाहते हैं कि डाइल्यूट ना हो, डाइल्यूट ना हो, डाइल्यूट ना हो, प्रो राटा के बेसिस पे अलॉटमेंट मिले। अब अगर इन्होंने नहीं लिया राइट इशू तो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी, है ना जी। तो जो 60 थे वो 30 में बढ़ जाएंगे, फिर इसका कम हो जाएगा। देखो अभी राइट इशू पढ़ेंगे आगे। इसमें एक राइट होता है रिनंसिएशन का। किसका राइट होता है? ट्रांसफर। ये चाहे तो सुमित जो शेयर होल्डर नहीं है उनको भी रिनाउंस कर सकते हैं कि मैं नहीं खरीद रही, आप खरीद लो जी। हाँ, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन राइट। क्या बोलते हैं? रिनंसिएशन। तो आप रिनाउंस कर सकते हो, तो सुमित खरीद लेगा। आपने कुछ भी नहीं किया, ना रिनाउंस किया ना कुछ किया, तो 20 शेयर वेस्ट हो गए ना वो। अब कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी जैसे चाहे अपनी कंपनी के एडवांटेज के लिए वैसे उनका यूज कर सकती है। तो कैंसिल भी कर सकती है या इशू भी कर सकती है। अब वो उन्होंने अगर पब्लिक के लिए करा हुआ इशू, हाँ जी, सॉरी राइट इशू उन्होंने पर वाला। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए किया हुआ
हाँ हाँ और कंपनी ना कोई रिनाउंस कर रहा है अपना राइट, ना उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, तो वो खत्म हो गया राइट इशू, वो शेयर्स खत्म हो गए। शेयर अब ही खत्म हो अब कंपनी ने इशू करे थे नहीं, अब कंपनी को देखना है। देखो इसमें एक लाइन लिखी रहेगी कि कंपनी अपने एडवांटेज के लिए जैसे चाहे वैसे उनका यूज कर सकती है। चलो जी, एग्जाम्पल 20 पढ़ो एक बार। इफ अ कंपनी अनाउंसेस 1:10 राइट इशू, इट मीन्स एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन बाय 1 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम और हर। 10 के बदले में 1 मिल रहा है जी। किसने बदले में? 10 के बदले में 1, तो 1:10 इसको बोल दिया है। सर ये उल्टा बोलना चाहता है कि 10:1 बोलना चाहिए। क्यों? 10 के बदले में 1 शेयर दिया है। 1 शेयर मिल रहा है 10 के बदले में, ये बोलते हैं जी, 1 शेयर मिल रहा है 10 के बदले में। अब ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसको ऐसे बोलेगा कि 2:1। क्यों? नहीं मतलब जो आपने एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया था 10 10 10 10 के बदले में कितने मिल रहे हैं? 20 मिल रहे हैं। 1:2:1 क्या बोलेंगे उसे? 2 1 के बदले में 2 मिल रहे हैं, 2:1 बोलेंगे जी। ठीक है जी। यूजुअली द प्राइस एट विच न्यू शेयर्स आर इशूड बाय वे ऑफ राइट इशू इज लेस देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक टू इनकरेज सब्सक्रिप्शन। राइट इशू में प्राइस क्या रहता है? थोड़ा कम रहता है मार्केट से। क्या ये नॉमिनल वैल्यू से कम रहता है? मार्केट प्राइस से कम रहता है। क्या नॉमिनल से कम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? डिस्काउंट पे इशू अलाउड नहीं है। किस केस में अलाउड है? स्वेट इक्विटी शेयर। इसके अलावा कुछ और? बाकी वो रीइशू के टाइम नहीं 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 नहीं, और कुछ? और कुछ भी था लेकिन किसी को याद नहीं है। क्या घर जाके रिवीजन नहीं करी थी? हाँ जी, डिस्काउंट पे कब अलाउड रहता है? एक तो स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, दूसरा क्या था? डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान या रेजोल्यूशन प्लान। अगर बैंक्स वगैरह ने लोन दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? उस लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आया जैसे पता ही नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा भी था क्या हमने? पहली बार सुना सुना लग रहा है। हाँ शायद शायद जाओ पीछे को। नहीं पड़ा था, डेट रिकवरी नहीं सर आप याद आ गया। दोनों पॉइंट बता दिए, डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, रेजोल्यूशन प्लान, दोनों पढ़े थे। 2017 से आया है, ये अमेंडमेंट आई है। बस 2017 में आईबीसी आया था, सब बताया था। चलो ठीक है जी। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं सर बुक में सेक्शन ही नहीं है। हाय हमने सेक्शन 100 किसी को पता है क्या होता है? सेक्शन 100 नहीं, वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, सेक्शन 100 क्या है आपको छोड़ के? सेक्शन 100 किसका है? किस चीज का है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या सेक्शन 100 हमारी बुक में है या नहीं है? मॉड्यूल में है। क्या 100 सबसेक्शन 2 है या नहीं है? 100 सबसेक्शन 2 किसका था? 100 सबसेक्शन 2 किस? क्वेश्चनर्स मीटिंग बुलाते हैं। बिल्कुल याद है सबको, अच्छी बात है ये। खुशबू का डाउट था क्योंकि बात ही ऐसी थी, वो कह रही है हमारी बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, ये सेक्शन ही नहीं है हमारी फिर फोटो भेज दी 100 सबसेक्शन 2 की कि देखो सर इतना सा लिखा हुआ है उस वीडियो। हाँ, और उसके ऊपर सेक्शन 100 इतना बड़ा लिखा हुआ है, वो नहीं दिखाया सर, इतना सा लिखा हुआ है, कैसे दिखाई देगा बच्चों को? चलो जी यार, एजीएम ईजीएम तो एटलीस्ट याद रखो। देखो मेजर, सामाजिक के लिए लेके आओगे देखो डाउट हमेशा सामाजिक लिए आना चाहिए ताकि बाकियों को भी क्लियर रहे। ये डाउट मैं तो सोच रहा हूँ ग्रुप बना दूं डाउट के लिए, जो ग्रुप है उसी में डाउट पूछा करो, नहीं भाई क्योंकि उससे क्या होता है बाकियों को भी वो चीज़ पे कभी डाउट नहीं आएगा। फिर आज से डाउट सारे कहाँ पूछेंगे? ग्रुप में पूछेंगे, ये ऑफलाइन सही है मेरे लिए। चाहे ऑफ नहीं ठीक है, डाउट देखो ग्रुप में पूछेंगे आज से सारे, कोई भी पर्सनल मैसेज पे नहीं पूछेगा, ग्रुप में पूछो ताकि बाकियों को भी पता लगे। क्या कर लोगे आप? तो मैं बताऊंगा नहीं मैं कॉल करूंगी और तो क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास जो राइट्स है उनका यूज़ करूंगा और मैं डाउट रिजॉल्व नहीं करूंगा। वीडियो में क्लास में पूछूंगी, ठीक, क्लास में पूछो। हाँ क्लास में ग्रुप पूछो। नहीं पूछूंगी। ठीक, बाकी सब ग्रुप में पूछ लेना, खुशबू ना पूछे। आप सब पूछोगे तो खुशबू को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर खुशबू भी पूछने लग जाएगी। एक ग्रुप आपका वैसे बना देंगे, क्या दिक्कत है, ग्रुप ही तो बनाना है। प्रैक्टिकल इनसाइट, राइट इशू बाय सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अक्टूबर 2022। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड SCL इज अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया ऑपरेटिंग इन विंड एनर्जी सेगमेंट। ठीक है जी, विंड एनर्जी में काम करती है, हमारा कोई लेना देना है नहीं। टू पार्ट फाइनेंस इट्स नीड फॉर रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग 900 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 238.50 करोड़। SCL इज ऑफरिंग अ राइट इशू, राइट इशू कर रही है कितने का? 240 करोड़ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 2 रुपए की,
ईच एट अ प्राइस ऑफ 5 पर शेयर। क्या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है या नहीं है? मार्केट प्राइस कितना है? 8.47। क्या मार्केट प्राइस से कम है या नहीं है? तो 240 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं राइट इशू से, 2 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, 5 रुपए का इशू प्राइस और मार्केट प्राइस है 8.47। ठीक है जी। द कंपनी इज ऑफरिंग द राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर्स फॉर एवरी 21 शेयर हेल्ड एज ऑफ द रिकॉर्ड डेट। 21 शेयर के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं? ठीक है जी, 21 के बदले में 5 मिल रहे हैं जी। रिकॉर्ड डेट क्या फिक्स करिए? अक्टूबर 4 2022। क्या रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? रिकॉर्ड डेट उस दिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं को राइट मिलेगा, जो रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर है उन्हीं को क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। हमने वो पढ़ा था क्लोजर ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। वो बंद किसी लिए करते हैं? इस रिकॉर्ड डेट के लिए करते हैं। अब जो रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर है ना, उन्हीं को राइट मिलेगा, खाली राइट इशू का, और किसी को राइट नहीं मिलेगा। राइट इंटाइटलमेंट कैन बी रिनाउंस्ड। रिनाउंस का मतलब ट्रांसफर। आपके में नहीं है एग्जाम्पल? राइट इंटाइटलमेंट कैन बी रिनाउंस। राइट इंटाइटलमेंट को रिनाउंस भी किया जा सकता है, मतलब जिसको राइट मिल रहा है वो किसी और को भी दे सकता है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ राइट इंटाइटलमेंट वॉज ₹1.32। द इशू ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन अक्टूबर 11 एंड विल क्लोज ऑन अक्टूबर 20। ओनली 50% अमाउंट इज टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। ये सब अब हमारा लेने देना आगे इनसे नहीं है। जब हम वो पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, वहां इसको देख लेंगे जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑफ कंपनी, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी आ जाएगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई पढ़ना नहीं। नो कोई केस। वैसे तो ये रियल लाइफ है, पर इसमें कोई केस लॉ थोड़ी होता है। वो तो जैसे आपको बता रहा है कि ये कंपनी राइट इशू लेके आई थी, तो राइट इशू लाइए, क्या हो गया? लाइए तो लाइए बस। अगर लिस्टेड कंपनीज है तो क्या लग जाएंगी? सेबी की रेगुलेशन लग जाएगी, सेबी का एक्ट लग जाएगा। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है जी। ऑफर ऑफ ऑफरिंग ऑफ इशू ऑफ फर्दर शेयर सबसेक्शन 1, 3 लिखे हुए हैं जी। 62(1)A, 62(1)B एंड 62(1)C। 62(1)A क्या है? राइट इशू। 62(1)B क्या है? ईसॉप। 62(1)C क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या है जी? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। लिख लो चाहे इसके ऊपर, इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। खुशबू, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट पढ़ा हुआ है? रिवीजन करी हुई है? नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। पूछता हूँ, राइट इशू के अंदर 50 से ज्यादा बंदों ने रिनाउंस कर दिया राइट, क्या होगा? छोड़ो। Whenever a company है, ये हम वहां पढ़ेंगे जब हम प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। ठीक है जी। Whenever a company having a share capital propose to increase its subscribed capital by the issue of further share, such share shall be offered। जब भी ऐसे शेयर्स आएंगे तो किसको ऑफर करो? या तो एग्जिस्टिंग को। जब भी एग्जिस्टिंग को करेंगे उसको नाम क्या दे देंगे? राइट इशू। तो ए क्या आ गया? राइट इशू पे आ गया। टू पर्सन हु आर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। किसको इशू करोगे आप? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसके आगे लिख लो राइट इशू। ए के अंदर क्या दिया हुआ है? राइट इशू दिया हुआ है। इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल ऑन दो शेयर हेल्ड बाय देम। किस प्रपोर्शन में? जितनी पेड अप कैपिटल उन्होंने अपने ऑलरेडी पे कर रखी है। स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। अब मैं राइट इशू लेके आ रहा हूं तो क्या ऑफर ओपन करूंगा? नहीं करूंगा कि भाई ये टाइम है, इस टाइम के अंदर सारे एप्लीकेशन भेज देना। इस टाइम के बाद अगर एप्लीकेशन आई है तो वैलिड नहीं है, तो एक ऑफर ओपन करना पड़ता है। अब उस ऑफर की बात कर रहे हैं। स्पेसिफाई द टाइम पीरियड, आपको एक टाइम पीरियड बताना है विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। द टाइम पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 15 दिन। कितने दिन के लिए मिनिमम ऑफर खोलना है आपको? 15 दिन के लिए तो ऑफर खोलना ही खोलना है, ताकि शेयर होल्डर को इतना टाइम मिल जाए कि भाई वो अपनी एक्सेप्टेंस भेज दे। और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। रूल्स के अंदर क्या हो सकता है? 15 दिन से कम का भी टाइम हो सकता है। ठीक है जी। बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मैक्सिमम टाइम ऑफर कितने के लिए खुलेगा? 30 दिन के लिए। मिनिमम 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 30 दिन के लिए, लेकिन रूल्स के अंदर 15 दिन से कम भी टाइम हो सकता है। नीचे लिखा हुआ है रूल 12A, इंसर्टेड इन द कंपनी शेयर कैपिटल दैट राइट टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर शैल बी मेड फॉर एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी लेस देन 7 डेज। तो मिनिमम कितना कर दिया इन्होंने? 7 दिन। आप 7 दिन के लिए भी ऑफर खोल सकते हो। एक्ट है ना ऊपर, एक्ट। रूल में अमेंडमेंट आई है ना, एज में भी प्रिस्क्राइब लिख दिया ना, तो वो हो गया। रूल्स के अंदर पढ़ लो आप साथ में। तीसरा पॉइंट, द स्पेसिफाई द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। अगर टाइम में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ऑफर डिक्लाइन हो जाएगा। कंफर्म द राइट टू रिनाउंस ऑल और एनी ऑफ इट शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन अनलेस आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड।
क्या कर सकते हो आप, रिनाउंस भी कर सकते हो किसको, किसी दूसरे पर्सन को, ये राइट भी आपके पास है। ठीक है जी। लेकिन आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हो सकता है, आर्टिकल्स में लिखा हो सकता है कि भाई रिनेंसिएशन अलाउड नहीं, रिनेंसिएशन किसी और को अलाउड नहीं है, किसको अलाउड है, खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अलाउड है, ऐसा भी लिख सकते हैं किसके अंदर, आर्टिकल्स के अंदर। रिनाउंस का मतलब क्या है, आप तीनों एग्जिस्टिंग थे, खुशबू नहीं खरीदना चाह रही, खुशबू किसको रिनाउंस कर रही है, सुमित को, कि सुमित आप मेरी जगह खरीद लो, इसको क्या बोलते हैं, रिनेंसिएशन। लेकिन आर्टिकल्स के अंदर इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है। क्लियर है यहां तक। जब भी राइट इशू आएगा तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाएगा, किस प्रपोर्शन में, उनकी पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में। बोल्ड किया हुआ है पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल ही याद करना है। नोटिस भेजना है, नोटिस के अंदर क्या लिखना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम ऑफर करने वाले हैं, टाइम पीरियड क्या होगा ऑफर का, जो कि मिनिमम 15 से 30 होना चाहिए, लेकिन रूल्स ने मिनिमम कितना कर दिया है, 7 कर दिया है। उसमें यह भी लिखना है कि अगर आपने टाइम से नहीं भेजा है, किसमें लिखना है, नोटिस में, कि अगर आपने टाइम से एक्सेप्टेंस नहीं करी तो हम क्या मानेंगे, डिक्लाइन है जी, डिक्लाइन हो जाएगा वो। और ये भी नोटिस में एक राइट भी देना है, किस चीज का राइट देना है, रिनेंसिएशन का। नोटिस किसको जा रहा है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किसको जा रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मेरी कंपनी राइट इशू लाना चाहती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजेगी। आप तीनों थे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपको मैं नोटिस में लिख के दूंगा कि इतने शेयर्स का ऑफर है, जितने भी शेयर्स का ऑफर है, इसमें लिखूंगा ये प्रपोर्शनेटली डिवाइड किया गया है, किसके अंदर, पेड अप के हिसाब से। ठीक है जी, डिवाइड हो गया प्रपोर्शनेटली। इसमें मैं एक चीज और लिखूंगा कि ये ऑफर इतने दिन के लिए खुला है, जो कि मिनिमम 7 दिन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 दिन के लिए हो सकता है। और मैं ये भी लिखूंगा अगर आपने टाइम से रिप्लाई नहीं किया तो हम क्या मान लेंगे, आपने डिक्लाइन कर दिया है। फिर मैं एक लाइन ये भी लिखूंगा कि आपके पास एक राइट और है, कौन से वाला, रिनेंसिएशन वाला। आप इसको क्या कर सकते हो, रिनाउंस भी आगे कर सकते हो किसी और को। क्लियर है यहां तक। नोट, if offer declined by existing shareholders, then at intimation of such decline or after the expiry of the specified time given to him for exercise the right, the board may dispose of them. जो shares decline हो गए उनका board क्या करेगी, उनको dispose of करेगी, in regard to which offer is declined in such a manner which is not disadvantageous to the shareholder and the company. किस तरीके से dispose of करेगी, जैसा बोर्ड को ठीक लगे, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए किसका, कंपनी का और शेयर होल्डर का, उस तरीके से आप उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। When determining checking proportion, then as nearly as the circumstances admit shall be acceptable। मतलब proportion जब आप चेक करोगे ना तो as nearly as the circumstances admit shall be acceptable, क्या मतलब वो इस लाइन का, मेरी कंपनी ने राइट इशू करा है 1:3, मतलब 3 पे 1 शेयर मिलेगा, तो भाई रेशियो फ्रैक्शनल भी तो आ सकती है ना। मान लो किसके पास 12 शेयर है, कितने देंगे उसको राइट, 1:3, 4 दे देंगे उसको। किसी के पास 15 है तो, किसी के पास 17 है तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो उसमें हम लिख देंगे कि हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, राउंड ऑफ करेंगे। तो फिर राउंड ऑफ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसमें नहीं होता, वो राउंड ऑफ करेंगे तो अपर राउंड ऑफ ही करेंगे, लोअर राउंड ऑफ करेंगे, और जो बचा हुआ है फिर उसको सर ऐसे कैंसिल कर ऐसे नहीं होता जी, 0.5 से ऊपर है। देखो कंपनी की पॉलिसी है, चाहे तो ऐसा भी कर सकती है 0.5 से ऊपर है तो अपर वाले पे ले जाओ, 0.5 से नीचे है तो लोअर वाले पे ले जाओ, या हो सकता है कि हमेशा अपर वाली राउंडिंग ऑफ कर रहा है, हो सकता है हमेशा नीचे वाली राउंडिंग ऑफ कर रहा है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड स्पेसिफाइड IFSC, एनी शॉर्टर टाइम पीरियड टू एक्सेप्ट द ऑफर में बी प्रोवाइडेड। प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, एनी शॉर्टर टाइम पीरियड टू एक्सेप्ट द ऑफर में बी प्रोवाइडेड इफ 90% ऑफ द मेंबर हैव देयर गिवन कंसेंट इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर सच शॉर्टर पीरियड। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, इस पे क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है ये पॉइंट, हाँ जी, तो जो पीरियड था 7 डेज का, उससे छोटा भी पीरियड हो सकता है प्राइवेट का। बिल्कुल। प्राइवेट कंपनी के केस में 7 दिन से कम भी हो सकता है अगर मेंबर कितने, 90% ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब जितने मेंबर है उनका 90%, 100 मेंबर है तो 90 मेंबर का आपको अप्रूवल चाहिए, वो भी कैसे, राइटिंग के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कि हम शॉर्टर पीरियड के लिए भी तैयार हैं। उस केस में शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है, 7 दिन से कम भी हो सकता है। क्लियर है जी। वैसे ऑफर कितने दिन के लिए खुलेगा, 7 से 30 दिन, लेकिन प्राइवेट कंपनी और स्पेसिफाइड IFSC के अंदर 7 दिन से भी कम हो सकता है अगर 90% मेंबर पहले ही अप्रूवल देते हैं जी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा राइट इशू खत्म। क्लियर है यहाँ तक, राइट इशू में कोई दिक्कत? क्या यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ था कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो?
कहीं पे भी लिखा है राइट इशू में? हाँ, कहाँ लिखा है? यहाँ चार्ट बना रखा है। जहाँ चार्ट बना रखा है वहाँ लिखा हुआ है। Ratio plus लेकिन राइट इशू के अंदर कोई रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन। लिख लो जी। आपने resolution बोला कि special? मैं कह रहा हूँ कोई भी रेजोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे? Offer to notice तो जाएगा ही, जो अभी हमने पढ़ा। ये वो जो 15 days या 30 days वाला था। But special resolution क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सेक्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ, उन्होंने चार्ट में डाल दिया है। क्या हम चार्ट को माने या सेक्शन को माने? ये चार्ट किसने बनाया है? आईसीआई ने बनाया है। सेक्शन किसने लिखा है? लॉ मेकर ने। तो हम सेक्शन माने या चार्ट को मान ले? कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है जी। देखो आईसीआई तुम्हारा है, लेकिन वो बेचारा पहले ही लिख के दे देता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कुछ गलती हुई तो अगर आपको इतना प्यार है आईसीआई से तो मान भी सकते हो। तो आप लिख देना कि स्पेशल, जब भी आपको कभी प्रैक्टिकल लाइफ में हो तो आप राइट इशू में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या करनी पड़ेगी? जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो कंपनी का कितना खर्चा है? अगर बड़ी कंपनी है तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। फिर वो क्या बोलेंगे? तुमने बोला है स्पेशल रेजोल्यूशन, तुम दो जी पैसे, हमें तो कहीं मिला नहीं लॉ के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। अगर दूसरा आ रहा है तो इम्प्लॉइज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ईसॉप में क्या चाहिए जी? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, पास बाय द कंपनी एंड कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। और साथ में क्या फॉलो करना है आपको? रूल 12 फॉलो करना है। द टर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन, अब इसका मतलब क्या है? ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी और कंपनीज। किस किस को दे सकते हो? अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज को, अपनी कंपनी के ऑफिसर को, अपनी कंपनी के डायरेक्टर को, होल्डिंग कंपनी के इन तीनों को, या सब्सिडी कंपनी के इन तीनों को। इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय द बेनिफिट और राइट टू परचेज। किसको बेनिफिट दिया जा रहा है? इन्हीं को बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप खरीद लो हमारे शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक आगे की डेट पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन प्राइस हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ऑप्शन। आपको शेयर नहीं मिल जा रहे डायरेक्ट, आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है। अगर डायरेक्ट शेयर दे देते तो इसका नाम ऑप्शन कभी भी नहीं होता। ऑप्शन का मतलब क्या है? एक फ्यूचर डेट पे ना आपको शेयर्स मिल जाएंगे इस ऑप्शन के बदले में। आज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर डेट पे मिल जाएंगे जी। इंस्टेड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी सफिशिएंट इन फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए केसेस के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, खाली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, मतलब AOC 4 या एनुअल रिटर्न में कभी भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफाइड IFC पब्लिक कंपनी को, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय सेबी शैल बी ऑब्जर्व। अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसके रेगुलेशन? सेबी के रेगुलेशन फॉलो करने हैं। वैसे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किस केस में चाहिए? प्राइवेट कंपनी। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी कौन से वाली होनी चाहिए? जिसने डिफॉल्ट ना किया हो। किस चीज में डिफॉल्ट ना किया हो? AOC 4 और MGT 7 के अंदर। और स्पेसिफाइड IFC पब्लिक कंपनी को भी एग्जेम्पशन दे रखी है। तीसरा आ जाता है जी, कितने बजे स्टार्ट करी थी आज क्लास? 1 बजे करेक्ट। बस इतना ही पढ़े अभी तक हम, तो और पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, खुशबू ने देख लिया 3 बारी, तो मुझे लगा क्या पता बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ मैं। और आपका ध्यान बुक में नहीं था? आप मेरे को दे दीजिए। मैंने देख लिया था, यूँ देखा आप यूँ मुँह फाड़ रहे थे उधर। दोनों पे ध्यान रखते हैं हम, ठीक है जी। चलो जी, तो हमारा राइट इशू हो गया और ईसॉप हो गया। राइट इशू के अंदर कौन सा रेजोल्यूशन? बोर्ड रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करोगे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो डिसाइड करेंगे इशू करने हैं, वो तो हर चीज में, लेकिन जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। एक नोटिस भेजना है किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम क्या देते हैं? राइट देते हैं। किस प्रपोर्शन में देते हैं? पेड अप कैपिटल। क्या वर्ड लिखा हुआ है? इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ है नोटिस जाएगा, नोटिस में क्या लिखा रहेगा? ये जो भी अमेंडमेंट है जो भी हुआ है, हम ऑफर दे रहे हैं राइट इशू का, तो राइट इशू के ऑफर में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे? ऑफर पीरियड का टाइम, वो कितना होना चाहिए? मिनिमम
एक्ट में लिखा है 15 से 30, रूल ने बोल दिया 7 से 30। प्राइवेट कंपनी के केस में कम भी हो सकता है। 7 से कम हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ मेंबर्स का राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड में अप्रूवल चाहिए। उसके बाद और कुछ भी लिखना है ऑफर के अंदर? हाँ, वो पीरियड एक्सपायर हो गया तो फिर तुम्हारा हाँ, अगर फिर टाइम से नहीं दिया तो डिक्लाइन मान लेंगे, और राइट ऑफ रिनाउंसिएशन भी आपके पास में है, आप किसी और को रिनाउंस कर सकते हो। ठीक है जी। फिर आया हमारा ईसॉप। ईसॉप के लिए रेजोल्यूशन स्पेशल, लेकिन ये ऑर्डिनरी कब बन जाएगा? प्राइवेट दो केसेस, प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट ना किया हो, किस चीज का? एनुअल फाइलिंग या AOC 4 या MGD 7, दोनों में किसी में डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। क्या कोई टाइम दिया हुआ है कितने सालों में? कभी भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, IFSC पब्लिक कंपनी को भी एग्जेम्पशन दे रखी है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ईसॉप होता क्या है? ऑफिसर एम्प्लॉइज डायरेक्टर को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में प्री डिटरमाइंड, जो आज ही हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं ना, उस पे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। ऑप्शन दे रहे हैं, आज की डेट में शेयर नहीं दे रहे हैं जी। तीसरा आ रहा है टू एनी पर्सन। अब क्या आ गया जी वर्ड? एनी पर्सन। इफ सो ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कौन सा है? स्पेशल। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं? दिस इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। लिख लो इसके आगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू एनी पर्सन, किसी को भी दे सकते हो। इफ सो ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इवन दे आर नॉट विद इन द 2 कैटेगरीज मेंशन अबव, मतलब ना एम्प्लॉइज है ना एग्जीक्यूटिव। चाहे वो एम्प्लॉइज है या नहीं है, चाहे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी लोगों को, किसी भी पर्सन को क्या दे सकते हो? शेयर्स दे सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। Where further shares are offered through a manner specified in point 3 above, then such offer can be for cash or for consideration other than cash. जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जा रहे हो ना, तो आप शेयर्स कैश में भी इशू कर सकते हो एंड अदर देन कैश में भी इशू कर सकते हो। अदर देन कैश का मतलब कोई एसेट वगैरह भी उनसे ले सकते हो। ये जो पॉइंट 3 लिखा हुआ है ना, इसको पॉइंट 3 की जगह लिख दो पॉइंट C। हाँ, और जो वहां स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा होता है राइट इशू के आगे, उसे काट दो, वहां लिख दो बोर्ड रेजोल्यूशन। हाँ, क्लॉज C, क्लॉज C, बिल्कुल। सी लिखा हुआ है? हाँ, तो पहले वाली बुक में अमेंडमेंट नहीं होगी, वहाँ करेक्ट नहीं होगा। सी लिखा हुआ है? हमारी वाली में 3 लिखा हुआ है, हमारी पुरानी बुक है ना, इसलिए। तो आप 3 लिखा हुआ है ना। बाढ़ को तुम वहाँ पे सी बोल रहे हो ना, जहाँ पे वो सी आया है, जहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उसके आगे नोट पे भी तो आओ। नोट में सेकंड पॉइंट भी पढ़ दिया मैंने, अभी भी पीछे घूम रहे हो तुम। आगे थे, चलो जी। तो वहाँ पॉइंट 3 की जगह पॉइंट C कर दो। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैश में भी हो सकती है एंड अदर देन कैश भी हो सकती है। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब सेक्शन 42 पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, वहाँ पे फोकस करते हैं। लेकिन आपको अभी फिर से बता दूँ, ये तीनों काम किसके लिए हो रहे हैं? शेयर्स के लिए हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? शेयर्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वर्ड क्या आया है? शेयर्स ही वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? शेयर्स। जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वहां पे आएगा वर्ड सिक्योरिटी। क्या वर्ड आएगा वहां पे? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, अभी देखो प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन तो होती है, वो पब्लिक एट लार्ज शेयर्स नहीं जाएगी। आगे जाके हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे किसका? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है 42, जो अभी हमें पढ़ना है। लेकिन हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो पढ़ लिया है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब है खाली शेयर्स। क्या मतलब है? खाली शेयर्स। यहाँ पे आप क्या इशू कर रहे हो? खाली शेयर्स। लेकिन जब हम सेक्शन 42 पढ़ेंगे तो वहां वर्ड आ जाएगा सिक्योरिटी। ये जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एक बार फिर कनेक्टिविटी बना लेंगे। ठीक है जी। फर्दर इन केस ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन नॉन कैश में आ रही है, तो प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर की भी जरूरत पड़ सकती है अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश हो। चलो जी, एग्जाम्पल 21 देख लो फटाफट। समझ आया जी क्या लिखा हुआ है? A company listed at Bombay Stock Exchange intend to offer its further share to the non-member. कंपनी क्या चाह रही है? वो शेयर्स किसको दे? नॉन मेंबर्स को दे। द एग्जिस्टिंग मेंबर ने आके क्या बोला कि ऑफर इनवैलिड है।
क्यों इनवैलिड है? वो कह रहे हैं 62(1)(a) के हिसाब से ना खाली हमें ही मिलना चाहिए राइट। क्या उनकी बात ठीक है? या 62(1)(a) राइट इशू का है, क्या 62(1)(c) की कंप्लाइंस करके कंपनी किसी और को नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। तो यही लिखा हुआ है, हाउएवर कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड इन एब्सोल्यूट टर्म व्हाइल ऑफरिंग न्यू शेयर्स टू नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स को इशू करे जा सकते हैं। इट कैन डू सो आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर ये भी देखो। लेंथ पीरियड ऑफ फॉर स्पेसिफाइड बाय नोटिस ऑफ ऑफर ऑफ फर्दर इशू फॉर गिविंग एक्सेप्टेंस। हाँ जी, नोटिस ऑफ ऑफर का टाइम क्या होगा? According to section 15 days to 30 days हाँ जी, और 7 days prescribed in minimum 7 days. रूल्स में 7 दिन बताया हुआ है, वैसे 15 से 30 दिन, और प्राइवेट कंपनी में और भी कम किया जा सकता है। कितना? 90% मेंबर्स का अप्रूवल आ जाए तो 7 दिन से कम भी हो सकता है। डिस्पैच ऑफ नोटिस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब वो जो नोटिस भेज रहे थे ना हम, जिसमें ऑफर दे रहे हैं, वो कितने दिन पहले भेजना है वो नोटिस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नोटिस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पैच टू रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो, कोरियर से भेज दो, या किसी भी मोड से भेज दो जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास आ जाता है। किसको भेजेंगे? टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? राइट इशू ना। एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इश्यूज। कितने दिन पहले भेजना है? 3 दिन पहले भेजना ही भेजना है, क्योंकि जिस दिन ऑफर ओपन हो रहा है उससे 3 दिन पहले आप नोटिस भेज देना। प्राइवेट कंपनी में इसको और छोटा किया जा सकता है, लेस देन 3 days ऑफ नोटिस इफ 90% ऑफ मेंबर हैव गिवन देयर कंसेंट इन राइटिंग। ठीक है जी, दोनों जगह आगे ऑफर पीरियड को भी छोटा किया जा सकता है प्राइवेट कंपनी में, और नोटिस के टाइम को भी 3 दिन से कम किया जा सकता है। सेम है 90% ऑफ मेंबर्स। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल 22। बढ़िया चीज लिखी हुई है, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया इन्होंने एग्जांपल से, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। 90% ऑफ मेंबर्स लेना है। क्या 90% ऑफ वोटिंग राइट है? 90% ऑफ मेंबर, 100 में से 90 बंदे का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे कितने का अप्रूवल आया है? तो फिर अप्रूवल तो सही हो गया। But 94% shares है ना। सब कह रहे हैं पढ़ लिया। अप्रूवल किसका है? 72.70% मेंबर्स का अप्रूवल आया है। नहीं, ये जो ये है 4230 मेंबर्स हैं। हाँ। 3075 मेंबर्स ने अप्रूवल दिया है। उन्होंने शेयर्स कितने होल्ड कर रखे हैं? 94। हमें क्या शेयर से मतलब है? यहाँ नहीं है। हाँ, हमें अप्रूवल नहीं, हमें नंबर से मतलब है, नंबर ऑफ मेंबर। नहीं, मैं कह रही हूँ, चलो छोड़ो। बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है जी। तो 90% ऑफ मेंबर कितने होंगे? अगर हम 4230 को करना एक बार, 90% ऑफ मेंबर कितने निकल के आ रहे हैं? 805 380। अच्छा, हाँ ऐसे कुछ आएगा। तो वो उतने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर से लेना देना नहीं है। 3807 का अप्रूवल चाहिए। क्लियर है जी? तो यहाँ पे अप्रूवल आया कितने का है? 70.70%। क्या सबको समझ आई या नहीं आई बात? ऊपर भी अंडरलाइन कर लो, 90% ऑफ मेंबर्स लिखा हुआ है, ना वोटिंग राइट लिखा हुआ है, ना शेयर्स लिखा हुआ है। मेंबर्स का मतलब आदमी कितने? टोटल 90% आदमियों का अप्रूवल चाहिए। और जब मैं आदमी बोलता हूँ तो इसमें डीम्ड है, औरतें भी इसके अंदर कवर्ड हो गई हैं। क्या जोक नहीं था ये? आप जनरल क्लॉजेज ऑफ एक्ट में पढ़ोगे कि जहाँ पे ही लिखा होता है उसको क्या मानते हैं हम? शी भी है। ठीक है जी, जोक नहीं था ये। एक्सेप्शन टू सेक्शन 62 शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और लोन इनटू इक्विटी शेयर। सेक्शन 62 है किसका? फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये कन्वर्जन पे नहीं लगेगा। किसका कन्वर्जन? चाहे लोन का कन्वर्जन हो रहा हो, चाहे डिबेंचर का कन्वर्जन हो रहा हो, उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं। क्या जब कन्वर्जन होगा शेयर कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेकिन सेक्शन 62 नहीं लगेगा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और लोन into equity share lead to increase in the subscribed capital of a company. Subsection 3 state that section 62 shall not be applicable to such increase in subscribed capital provided. लेकिन ये चीज कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। The terms and condition under which such conversion took place must be approved by the company in general meeting through special resolution. जब आपने डिबेंचर इशू करे थे ना, या जब आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे उस कन्वर्जन का अप्रूवल कौन दे दे? शेयर होल्डर दे दे स्पेशल रेजोल्यूशन से। आपको 62 की कंप्लाइंस नहीं करनी है, लेकिन फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन तो लेना ही लेना है। प्रायर टू इशू ऑफ डिबेंचर एंड ग्रांट ऑफ लोन, ये जो मीटिंग होने वाली है स्पेशल रेजोल्यूशन की, कब होनी चाहिए? इशू से पहले। मैंने आज आपको डिबेंचर इशू करे हैं, कंपनी ने क्या इशू करे हैं? डिबेंचर। अगर ये डिबेंचर कन्वर्ट होने इक्विटी शेयर में, तो इशू करने से पहले मुझे शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल ले लेना है।
कि ये फ्यूचर में जाके किस में कन्वर्ट होंगे, शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। अब मेरे को सेक्शन 262 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इनटू शेयर्स। अब कौन से डिबेंचर या लोन की बात हो रही है? डिबेंचर किसको इशू करे हुए हैं? गवर्नमेंट को इशू करे हुए हैं। या लोन किससे लिया हुआ है? गवर्नमेंट से लिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड आ गया है कंपल्सरीली कन्वर्जन, क्योंकि गवर्नमेंट बोल देगी यहाँ पे क्या करो जी, कन्वर्ट करो। सबसेक्शन 4 इंपावर द गवर्नमेंट टू डायरेक्ट बाय ऑर्डर। गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे सकती है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इशूड टू गवर्नमेंट। जो डिबेंचर किसको इशू करे गए हैं? गवर्नमेंट को इशू करे गए हैं। और लोन्स इशूड बाय गवर्नमेंट, या लोन जो गवर्नमेंट ने कंपनी को दे रखा है, टू कंपनी आइदर फुल और इन पार्ट देयर ऑफ इनटू शेयर ऑफ सच कंपनी। गवर्नमेंट बोल सकती है हमारे डिबेंचर को किस में कन्वर्ट करो? शेयर्स में। हमारे लोन को किस में कन्वर्ट करो? शेयर्स में। ऐसा कौन बोल सकती है? गवर्नमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपल्सरीली कन्वर्जन। इन दैट गवर्नमेंट, इफ दैट गवर्नमेंट कंसीडर इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन गवर्नमेंट ये डिसीजन कब लेगी? जब पब्लिक इंटरेस्ट में इसकी जरूरत होगी। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज अपीयर टू द गवर्नमेंट टू बी रीजनेबल। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे? जो गवर्नमेंट को बढ़िया लगे। सारी पावर किसको दे दी है? गवर्नमेंट को। Even if the terms of issue of debenture or raising of such loan do not provide for an option for such conversion, चाहे इशू के टाइम पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी गवर्नमेंट बोल सकती है हमारे डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट करो? इक्विटी में। हमारे लोन को किसमें कन्वर्ट करो? इक्विटी में। लेकिन किसमें? पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात बोलेगी, वैसे नहीं बोलेगी। क्या शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए? बेचारे करेंगे क्या शेयर होल्डर इस केस में? भाई गवर्नमेंट कह रही है कन्वर्ट कर दो, अगर उनसे अप्रूवल लेना होता तो इसको कंपल्सरीली कन्वर्जन नहीं बोलते। यहाँ पे किसी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन क्या शेयर होल्डर के साथ गलत नहीं हो रहा? आप इक्विटी शेयर होल्डर हो सारे, गवर्नमेंट बीच में आगे क्या कह रही है? मेरे डिबेंचर कन्वर्ट कर दो इक्विटी के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर दो? इक्विटी में। भाई आपने इतनी पावर दे दी, जब वो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे, क्या आपकी वोटिंग पावर डाइल्यूट हो गई या नहीं हो गई? नुकसान किसका हो रहा है? आपका। तो नीचे एक प्रोविजो दिया हुआ है, रेमेडी टू कंपनी अगेन होस्टाइल कन्वर्जन। कंपनी के पास एक रेमेडी है, वो कहां जा सकती है? ट्रिब्यूनल के पास। वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, इट में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। जैसे गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया ना, उसके 60 डेज में आप कहां चले जाओ? ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। कौन जाएगी जी? कंपनी जाएगी। ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड द गवर्नमेंट शेल पास सच ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। जैसा ट्रिब्यूनल को सही लगेगा वैसे ऑर्डर पास कर देगी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? सबसेक्शन 5 रिक्वायर गवर्नमेंट शेल कंसीडर। चलो इससे पहले एक बार थोड़ी सी 3-4 की रिवीजन करते हैं। 3-4 के अंदर क्या था? कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, कंपनी ने लोन लिया है, लेकिन ये क्या गवर्नमेंट को हो रहे हैं? नहीं जी, गवर्नमेंट के अलावा किसी और को हो रहे हैं। उस केस में ये डिबेंचर और लोन किस में कन्वर्ट हो सकता है? इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब आपने इशू किया था उससे पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि फ्यूचर में ये डिबेंचर किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। क्या यहाँ शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं। जब वो डिबेंचर इशू करे थे, अप्रूवल किसने दिया था? शेयर होल्डर ने। और वो भी कैसे अप्रूवल दिया था? स्पेशल रेजोल्यूशन से। तो अगर जब आप इशू कर रहे हो उसी टर्म्स में लिखा हुआ है और वो स्पेशल रेजोल्यूशन से हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या जब ये होगा तो 62 की कंप्लाइंस करनी है? नहीं करनी थी। सेक्शन 62 की कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने डिबेंचर किसको इशू करे हैं? गवर्नमेंट को। या लोन किससे लिया है? गवर्नमेंट से। इस केस में गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में बोल सकती है कि इस डिबेंचर को किस में कन्वर्ट करो? इक्विटी के अंदर। अब शेयर होल्डर के पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी के पास ऑप्शन है, कहां चली जाए? ट्रिब्यूनल के पास चली जाए। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। अब आ जाता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 रिक्वायर गवर्नमेंट शैल कंसीडर फॉलोइंग while determining the terms and condition of conversion। जब भी गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन करेगी ना कन्वर्जन के लिए कि इसको कन्वर्ट करो, तो उनको ये सारी चीजें देखनी है। क्या सारी चीजें? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, टर्म्स ऑफ इशू देखने हैं डिबेंचर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, और सच अदर मैटर एज इट कंसीडर नेसेसरी। ये सब देखने के बाद ही ना कन्वर्जन का डिसीजन लेना और उसके टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर देना। किसके लिए? ये गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है? यहां तक लास्ट सबसेक्शन पढ़ रहे हैं आज का। सबसेक्शन 6 स्टेट pursuant to order of government for conversion of debenture and loan into equity share under subsection 4, the authorized share capital of the company shall stand increased by an amount equal to the amount of the value of shares with such debenture or loans or part thereof has been converted into an memorandum shall stand altered। अब कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? तब जब गवर्नमेंट वो बोले कि जो भी लोन और डिबेंचर उसको कन्वर्ट करो इक्विटी शेयर में, तो कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और एमओए अमेंड हो जाएगी। मतलब हो तो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ?
कहना क्या चाह रहा है प्रोविजन? ये तो आपने एकदम सही बता दिया, जो लिखा हुआ है वो तो आपने बता दिया, पर इसका अफेक्ट क्या आएगा? मेमोरेंडम ऑल्टर हो जाएगा, बिल्कुल। ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए? हमने सेक्शन अभी कौन सा पढ़ा था पीछे? ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का कौन सा सेक्शन है? ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल 61 के अंदर जब ऑल्टर हो रहा था तो ऑल्ट्रेशन के लिए रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए था? कौन सा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए था। कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए था? ऑर्डिनरी। मान लो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, अरे बस, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 रुपए की। कितने की ऑथराइज कैपिटल है? 100 रुपए की, जिसमें से 100 रुपए के इक्विटी शेयर इशू हो रखे हैं। मतलब ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल दोनों बराबर है। कंपनी ने डिबेंचर भी इशू कर रखे हैं। किसको इशू कर रखे हैं? गवर्नमेंट को। कितने रुपए के? 100 रुपए के। कितने रुपए के इशू कर रखे हैं? 100 रुपए के। गवर्नमेंट ने बोला इस डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो इक्विटी के अंदर। क्या इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है? क्या इक्विटी कैपिटल बढ़ाने से पहले ऑथराइज बढ़ानी पड़ेगी? नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर किसका है? गवर्नमेंट का है। मैं अपने आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी, बस फॉर्म फाइल कर देना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का। और फॉर्म कौन सा था ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का? SH7। और आपको और कोई कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है, और आपका MOA भी ऑल्टर हो जाएगा, कोई कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है जी। समझ आई कहानी? जब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया, यार एक बात सोचो, अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना हो, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। किसके लिए? ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनरी चाहिए ना। अब जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, क्या शेयर होल्डर कभी पास करेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? इस केस में नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वो कहेंगे भाई गवर्नमेंट को मिल जाएगी इक्विटी कैपिटल, हमारी तो पावर ही खराब हो रही है ना, वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होने देंगे। जब वो रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे, क्या गवर्नमेंट को भी शेयर्स कन्वर्ट हो पाएंगे? वो डिबेंचर कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपल्सरी जो है गवर्नमेंट का, कंपल्सरी कन्वर्जन। हाँ, वैसे तो कंपनी को ट्रिब्यूनल के पास भी नहीं जाना चाहिए, वो तो कंपल्सरी। देखो अगर टर्म्स एंड कंडीशन गलत है, कब जाएगी कंपनी? अगर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन गलत पे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बोल दे हमारे डिबेंचर को DVR दे दो, या कुछ ऐसा बोल दे कि जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तब ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। ट्रिब्यूनल के पास जाने से क्या कंपनी के फेवर में ऑर्डर आ गया? वो जा सकती है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल को लगा सब कुछ ठीक है तो वो कुछ नहीं करेगा, डिसमिस कर देगा अपील को। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई OR की जरूरत नहीं है। लास्ट सेक्शन 62 शैल नॉट अप्लाई टू निधि कंपनी। निधि कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। वाइल कंप्लाइंग विद सच एक्सेप्शन द निधि कंपनी शैल इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड। बट उनको ये ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट का कोई नुकसान ना हो। सेक्शन 62 निधि कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। चलो जी, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।